लेबनान में इजराइल के बम गिर रहे हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के बैलेट बॉक्स में गिरने वाले हैं। गाजा में हो रहे हमले अमेरिका चुनाव में बड़ा मुद्दा है। जिस तरह पश्चिम एशिया इजराइल और गाजा के बीच बढ़ चुका है, ठीक उसी तरह अमेरिका के चुनाव में भी इस बार फिलिस्तीन और इजराइल वाला बंटवारा साफ साफ नजर आ रहा है। अमेरिका में चुनावी मीटर की सुई गाजा और इजराइल के बीच घूम रही है और यही सुई कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप की हार और जीत का फैसला करेगी। दोनों उम्मीदवार इजराइल या यूं कहें कि यहूदी वोटर को नाराज नहीं करना चाहते, इजराइल के साथ दिखना चाहते हैं, जबकि अरब और मुस्लिम वोटर के वोट भी नहीं खोना चाहते। पश्चिमी मीडिया और अरब मीडिया में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या गाजा की तबाही और इजराइल का युद्ध, क्या ये अमेरिका के चुनाव और वोटिंग में बदलाव ला सकते हैं? इस पर लगातार बहस चल रही है। इस मुद्दे पर कमला हैरिस को वोट मिलेगा या कटेगा, या फिर ट्रंप की बातों पर अमेरिका यकीन करेगा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत पर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इसे जरा गौर से समझिएगा। We're going to bring peace. You're going to have peace in the Middle East, but not with the clowns that you have running the U.S. right now. You're going to have peace. You're going to have peace in the Middle East, and they should have peace in the Middle East, but not with the clowns you have in the Middle East. गाजा में बमबारी जारी है। गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक रोज कहर मचा रही है। गाजा जंग का मैदान बना हुआ है। उत्तरी गाजा में हुए ऑपरेशन में इजराइल के भी कई सैनिक मारे गए हैं। गाजा से ताजा खबर यह है कि जबालिया में हुई इजराइल की बमबारी में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। गाजा में अब तक 43,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1,02,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं लेबनान में करीब 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 13,000 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। I'm very proud to have a significant amount of support from the Arab American community, both because of my position about what we need to do in Gaza and in the region to end the war and bring the hostages home, and my commitment to a two-state solution, but also because within that community there are many issues that challenge folks and that they want to hear about it. गाजा और लेबनान के धमाकों के बाद ऐसे हमले ईरान के अंदर ना हों, यही खामनेई का डर भी है। ईरान अब 26 अक्टूबर का बदला लेना चाहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी वार्निंग दे चुके हैं कि इजराइल की दूसरी गलती उसका आखिरी ब्लंडर होगा। ईरान पर हमले के लिए इजराइल की एयरफोर्स और खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी तरह एक्टिव है। नेतन्याहू ये वार्निंग बार बार दे रहे हैं। אני הייתי מעדיפה שתהיה אישה כראש של ארצות הברית. אני חושבת שזה יכול להיות שינוי לטובה, ומקווה שהיא תיבחר. الأمريكية مش هتأثر على الحرب ولا بأي حاجة ولا لها أي أثر. ممكن تأثر على الناخب الأمريكي وليس على المواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالذات. लेकिन इजराइल के अंदर अब उन बंधकों को वापस लाने की मांग तेज हो गई है जो हमास के कब्जे में हैं। बड़ी तादाद में लोग पश्चिमी यरूशलेम और तेल अवीव में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ड्रम को बजाकर नेतन्याहू सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमास को खत्म करने के साथ बंधकों को बचाने के बारे में सोचें। To all the horrible things, all the neglect from the Knesset, from the government, even from the president, our president, who was talking about bring them home, they will come somewhere from the sky. We are asking everybody, the president, the government, the parliament, the Knesset, press for a deal. And a deal will only come with a ceasefire. And this is the only way I will get my son back, I will get my son free, and all the hostages back. इजराइल की सेना इस वक्त कई फ्रंट पर लड़ रही है।
उनकी एयरफोर्स पर भी दबाव बहुत ज्यादा है। लेकिन 26 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने अपने टारगेट्स पर और ईरान के एयर डिफेंस पर और ज्यादा रिसर्च कर ली है। फिलहाल इजराइल का फोकस अपने डिफेंस पर है। इजराइल को अमेरिका से थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल चुका है और उसकी डिमांड है कि अमेरिका उसे थर्ड की एक और बैटरी जल्द से जल्द सप्लाई कर दे। यानी इजराइल की हिफाजत इस वक्त पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है और इजराइल पर ईरान का हमला वहां के चुनाव पर असर जरूर डालेगा, इसकी 100% गारंटी है। اي رئيس امريكي ان شاء الله بكون ترامب بتكون كاميليا مين ما كان يكون، المهم يحلها الناس من هالمصيبه اللي هم فيها. يعني الناس عايشه في خيم وعايشه في نايلون. ما خیلی سخت‌تر میشه، الانش هم سخته، کلا فرق نمیکنه. ما مردم ایران گیر یه سری بازی‌های سیاسی افتادیم. ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि इजराइल के कई शहरों में इस वक्त हमले वाली घड़ी की टिक टिक गूंज रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और नेवातिम से लेकर के अशकेलॉन और अशदोद तक के एक शहर और मिलिट्री अड्डे अलर्ट पर हैं। इजराइल के कम से कम 25 शहरों में डिफेंस का जर्रा जर्रा हरकत में आ चुका है, क्योंकि ईरान वो टाइम बम लेकर तैयार है जिसके टारगेट पर पूरा इजराइल है। क्या ईरान इस बार भी बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करेगा या फिर वो ड्रोन या फिर कोई और नया हथियार या जरिया तलाशेगा जिसके बारे में नेतन्याहू और बाइडेन ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान वार्निंग दे चुका है, खामनेई ऑर्डर दे चुके हैं और अब उनके जनरल इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए तैयार हैं। इसीलिए इस वक्त इजराइल के लिए ये डिकोड करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है कि ईरान तीसरे अटैक में क्या रणनीति अपनाएगा। شما فکر میکنید میتوانید با پرتاب چند موشک داستان تسلط یک قدرت بزرگ به نام اسلام را تغییر دهید؟ شما در وعده صادق 2 دیدید آسمانتان چگونه شکافته شد، دیدید سپر موشکیتان چگونه عمل کرد. این بار هم به خطا دست زدید، پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور. 5 नवंबर को पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख रही है, वहीं इजराइल ईरान पर नजरें गड़ाए हुए है। इसमें कोई शक नहीं कि ये युद्ध की ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। ईरान और इजराइल का युद्ध क्या असर दिखाएगा, ये बात पुतिन भी जानते हैं और बाइडेन भी। लेकिन युद्ध को काबू में करने की बजाय इस वक्त ईरान और इजराइल में ऐसी मीटिंगें हो रही है जो सिर्फ और सिर्फ युद्ध को और तेज करेंगी।